जो स्वार्थ से थोड़ा दूर होकर परमार्थ का कार्य करते हैं, मतलब जो कुछ ना कुछ सेवा कार्य कर रहे हैं, जिसमें समाज सेवा आती है, गौ सेवा आती है, जीव दया की सेवा आती है, ऐसे कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को हम आपके पास मिलाते हैं ताकि हाँ फोन साइलेंट कर दीजिए, ताकि यहाँ से हम दोनों लोगों को मिला सके, जो कुछ ना कुछ सेवा कार्य करना चाहते हैं उन लोगों को एक लीडर्स मिल सके, और जो लीडर्स है जो कार्य कर रहे हैं उसको फॉलोअर्स मिल सके और कार्य में बढ़ोतरी हो। तो हम मिलाते हैं आज को सोनल गुप्ता जी से, जो कोटा शहर की एक साधारण युवती है, जो कोविड के समय अपने घर के आसपास रहने वाले श्वानों को खाना खिलाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जो सड़क पर जो कुछ श्वान थे उसको कुछ ज्यादा चोट आई थी, तो उसने बाकी श्वानों की साधारण तरह उसने उसका इलाज किया, और ऐसा लगा कि हम ये रेगुलर बेस पर ऐसा होना चाहिए। उसने उसकी पीड़ा को समझा, और ऐसा समझा कि भाई ऐसे बहुत सारे श्वान ऐसे हैं जिसको रेगुलर बेस पर उसको हेल्प मिलनी चाहिए। तो उसने जीएसएम स्क्वाड की स्थापना की। सोनल गुप्ता जी एक आईटी कंपनी में भी कार्य करते हैं, और 70 to 80% उसका जो भी प्रॉफिट या जो इनकम है वो इस जीएसएम स्क्वाड में वो डोनेशन करती है। सोनल जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप जो भी आप कार्य कर रही है वो हमारे दर्शक मित्रों के साथ शेयर करिए। जी सोनल जी। नमस्ते सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जो भी सेवा कार्य कर रही हूँ वो कुछ लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मेरा जैसा कि आपने काफी कुछ बता ही दिया है, जितने भी कोटा शहर में, मैं कोटा राजस्थान में रहती हूँ, कोटा शहर में जितने भी बेजुबान होते हैं, जो सड़क पर घायल हो जाते हैं या बीमार होते हैं, उनका हम लोग इलाज करते हैं। तो ये जितने भी बेजुबान होते हैं, चाहे वो हो, चाहे हमारे डॉग्स हो, बिल्ली हो, या कोई भी पक्षी हो, चिड़िया, तोते, कोई भी डोमेस्टिक एनिमल हो, हम लोग सबका इलाज करवाते हैं। और इसकी शुरुआत आज से 3 साल पहले कोविड के दौरान हुई थी, क्योंकि कोविड में जैसा कि लॉकडाउन लग गया था और सब घरों में रहना लग गए थे, और जितने भी रेस्टोरेंट्स में ये सब होती है वो सब बंद हो गए, तो जो सड़क पर जो जानवर होते हैं तो इन्हीं का ही खाते हैं, इन्हीं से जो बचा हुआ मिलता है वही लोग ये लोग खाते हैं, तो उनका खाना पीना बंद हो गया। तो मैंने अपने गली से शुरुआत की थी, डॉग्स के साथ में उनको फीडिंग करवाना, जो मेरे घर के बाहर रहते थे। तो धीरे धीरे करके फिर वो पूरी गली में बढ़ा, गली से थोड़ा, गली से बाहर निकले, पूरे एरिया में बढ़ा, एरिया से पूरे शहर में कब बढ़ गया हमें भी नहीं पता। और इसी दौरान मुझे एक डॉग था व्हाइट कलर का, जो पीछे चल नहीं पा रहा था, उसके पीछे के दोनों पैर खराब थे। तो जब मैं उसको हॉस्पिटल लेकर के गई कि वो चल नहीं पा रहा है क्योंकि उसका दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा था, तो वहां पर हमें पता चला कि वो जो डॉग है वो इन ब्रीडिंग का शिकार है। जैसा कि जो ब्रीडर्स होते हैं अपने ब्रीड वाले डॉग्स को सेल करने के लिए ब्रीड्स की मैटिंग करवा देते हैं, तो वो गलत मैटिंग का शिकार था। दो अलग ब्रीड को मैटिंग करवा करके उसकी बोर्न हुआ था वो। तो क्या प्रॉब्लम थी उसका, बाई बॉर्न पैदाइशी पीछे के दो पैर छोटे थे, इस वजह से वो चल नहीं पा रहा था, और उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक था कि एक बीमारी ठीक होती थी और दूसरी बीमारी उसको हो जाती थी। मतलब वो अभी लास्ट ईयर 2 महीने पहले 20 दिसंबर को उसकी डेथ हुई है। 3 साल जब मेरे पास में रहा, वो मैं उसका कंटिन्यू इलाज करवाती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि उसका इलाज नहीं हुआ हो, या उसने दवाई नहीं खाई हो, या उसको इंजेक्शन नहीं लगा हो, क्योंकि उसका इन ब्रीडिंग की वजह से इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक हो गया था। तो वो तो चलो, वो इस कंडीशन में था कि वो चल ही नहीं सकता था, तो मैं उसे रोड पर नहीं छोड़ सकती थी। तो वो मेरा पहला डॉग था जो मैंने अडॉप्ट किया था, या जो मेरी एनजीओ है जीएसएम स्क्वाड, उसकी इंस्पिरेशन वो था। पहला रेस्क्यू, पहला मेरा अडॉप्टेड डॉग वो था। तो उसको मैंने अपने घर में रखा। ऑब्वियसली मेरे को पहले, सबसे पहले मेरे घर वालों से भी मुझे बहुत लड़ना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन में वैसे ही घर में सब बंद थे, और उस दौरान किसी डॉग को ले आना तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। ऐसे डॉग को जो खुद से चल फिर नहीं पाता है, खुद से अपना कुछ काम नहीं कर पाता है, तो उसकी अलग से बहुत ज्यादा सेवा
से क्लीनिंग भी हमको करनी पड़ती थी, वो वहीं पे सुसु पॉटी कर देता था। तो बहुत ही मुश्किल था घर में ऐसे डॉग को रखना, फैमिली को कन्विंस करना, बट हाँ समहाउ मैंने किया और वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। जी, बहुत ही आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपने बहुत ही बढ़िया था। अभी आपके वहां पर कितने प्राणी है जो इंडोर है? अभी सर देखिए कि मेरा छोटा सा घर है 2 रूम का और एक छत है, तो हम लोग के जो घर है उसमें मेरे 11 से 15 डॉग तो ऐसे हैं जो परमानेंटली रह गए हैं मेरे पास में, जो अभी सड़क पर नहीं चल पाते हैं, जो किसी के 2 पैर हैं, किसी का पंजा नहीं है, किसी का 3 पैर है, मतलब या किसी का पेट टेढ़ा हो रखा है। ऐसे डॉग है जो मैंने रेस्क्यू किए थे कि वापस इलाज करवा के सड़क पे छोड़ेंगे, लेकिन वो इस कंडीशन में रहे ही नहीं, वो सड़क पर सर्वाइव कर ही नहीं सकते। तो लगभग 11 से 15 डॉग्स हैं जो परमानेंट रहते हैं, और इसके अलावा जनरली रोटेशन चलता रहता है मेरे घर में, कम से कम 20 से 25 डॉग्स का, जो ऐसा होता है कि घायल है और उन्हें कुछ दिन रखने की जरूरत है कि मान लीजिए किसी का फ्रैक्चर है, अभी उसका 10 दिन का प्लास्टर बंधा है, तो प्लास्टर के साथ में तो सड़क पर नहीं छोड़ सकते, तो वो 10 दिन जो रखना होता है फिर वो मैं मेरे घर पे रखती हूँ। तो वो 10 दिन इस तरह से रोटेशन में ऐसे 10-15 डॉग्स चलते रहते हैं मेरे रोटेशन में, जिनको अभी 8-10 दिन के लिए रखना और फिर वापस से ठीक होने के बाद में सड़क पर रिलीज करना। तो वो अलग से 20-25 चलते रहते हैं, और 11 से 15 जो परमानेंट रह गए हैं वो है। ये जीएसएम स्पोर्ट, ये नाम आपको कैसे विचार में आया है? जीएसएम स्क्वाड क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स के नेम पर है, क्योंकि मेरा ये मानना है लाइक मेरी लाइफ है, तो मैं पूरी तरीके से डेडिकेटेड है मेरे पेरेंट्स को। हम लोग 2 सिस्टर्स हैं, मेरे ब्रदर नहीं है। तो मैंने जो अपनी जिंदगी में मतलब ये मानिए कि ये सोच ली है या कुछ भी है कि मतलब मुझे मेरे जो भी है मेरे पेरेंट्स के लिए ही करना है। तो जीएसएम इज लाइक माय मदर्स नेम गीता, माय फादर्स नेम सुरेश एंड माय सिस्टर्स नेम महिमा। तो ये 3 लोग हैं जिनके लिए या जिनके आगे पीछे मेरी जिंदगी रोटेट करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक 0.011% भी कोई पुण्य कर रही हूँ तो वो उनको लगना चाहिए। तो ये मैंने उनको डेडिकेट किया है कि मैं कुछ भी अच्छा करती हूँ इस, और तो वो उनको लगे। और ये एक मुझे मोटिवेट करके रखता है कि जो मेरी एनजीओ है, आपने सुना होगा कि कई लोग बड़ी बड़ी एनजीओ बना लेते हैं और उसमें करप्शन करते हैं, बहुत सारे फंडिंग रेज कर लेते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक मोटिव ये रहता है कि क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स के नाम पर रखी है, तो अगर मैं चाहूँ तो भी मैं कभी भी करप्शन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे माइंड में ये रहता है नहीं, ये मेरे पेरेंट्स के नेम पर है, मुझे उनका नाम खराब नहीं करना है। तो अगर कभी मेरे मन में आ भी जाए तो वो चीज एक मेरे को रोक लेती है कि नहीं, इसमें तो कुछ करप्शन नहीं होगा, इसमें जेन्युइनली वर्क होगा, इसलिए ये पूरा उनको डेडिकेटेड है। अब अभी आपके साथ कितने आपके साथीदार है, कितने टीम है आपकी? टीम सर, टीम देखिए सर, जो ऑन ग्राउंड रेस्क्यू करते हैं वो तो हम लोग मेनली तो 3 लोग ही करते हैं। मैं हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है महिमा, और एक हमारे कलीग है कपिल जी जिनसे आपने बात भी की है। तो मेनली हम लोग 3 लोग रेस्क्यू करते हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। रात में 2 बजे भी कभी रेस्क्यू आ जाता है तो हम लोग जाते हैं। और बाकी अगर हम ऐसे टीम की बात करें जो हमें कभी फीडिंग में हेल्प करती है या कभी हमने रेस्क्यू के लिए कॉल किया कभी आ गई, तो ऐसे कोटा के लगभग 1000 से ज्यादा एनिमल लवर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में। ये बहुत ही बढ़िया बात की है आपने। और अभी जो ट्रीटमेंट कौन करता है आपके वहां पे? डॉक्टर के पास आप लेकर जाते हैं या आपके घर पे आके ट्रीटमेंट करते हैं या आप ट्रीटमेंट करते हैं? ऑपरेशन वगैरह वो कौन करता है? ट्रीटमेंट सर 2 तरीके से होते हैं। जैसे हमारे पास में रेस्क्यू कॉल आया तो सबसे पहले हम लोग लोकेशन पे जाके हम चेक करते हैं कि जो उसको जो भी ट्रीटमेंट देना है वो ऑन द स्पॉट किया जा सकता है या उसको हॉस्पिटल ले जाने की नीड है। अगर ऑन द स्पॉट किया जा सकता है तो कुछ तो अभी 3 साल में हम लोगों ने इतना फर्स्ट एड सीख लिया है ना, कि मतलब जो अगर बेसिक लेवल का है तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं। उसका फर्स्ट एड ड्रेसिंग हम लोगों को करना आ गया है, इंजेक्शन हम लोग को लगाने आ गए हैं, और ड्रिप भी हम लोग लगा देते हैं। तो वहां तक तो हम लोग ऑन द स्पॉट कर देते हैं खुद ही। अगर थोड़ा ज्यादा लेवल का होता है तो 2-3 कंपाउंडर्स से हमने टाइप किया हुआ है जो
हम जैसे ही कॉल करते हैं कि यहाँ का केस है, तो वो वहाँ पे जाके उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं। एलएसए जिन्हें कहते हैं, वो हमने किया हुआ है। और फिर अगर बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है कि फ्रैक्चर ही हो गया है या ऑपरेशन की नीड है, सर्जरी करनी पड़ेगी, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है कोटा में, वहाँ पर हम लोगों ने टाई अप किया हुआ है, तो हमारे लिए भी रेस्क्यू है, तो वहाँ पर जाते हैं और एडमिट। जी, अभी आपका जो रेस्क्यू होता है, जो आप ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में अगर भेजते हैं या तो फिर दवाई, तो उसका आपको खर्च जो होता है वो आप कैसे मैनेज करते हैं? खर्च देखिए अभी हमें गवर्नमेंट से तो कोई फंडिंग नहीं मिलती है, या हमें कोई बड़ी फंडिंग की पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें फंड कर रहा हो या हमें फॉरेन फंडिंग हो रही हो, ऐसा कुछ भी अभी तक तो नहीं है ना। और कुछ ऐसे होते हैं आपके जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने मेरा वर्क देखा और कभी बोला कि ये चलो तुम आप आपके एनजीओ के लिए हमारी तरफ से 500 का कंट्रीब्यूशन ले लीजिए, 100 रुपीज का ले लीजिए, 1000 का ले लीजिए। इस तरीके से हमारे पास में मंथली आप मान के चलिए 10 से 15,000 का डोनेशन या फंड आ जाता है। इसके अलावा जितना भी ऊपर खर्चा होता है, जैसा कि मैंने बताया मेरी कंपनी चलती है आईटी सॉल्यूशंस के नाम से, आईटी सॉल्यूशन की कंपनी चलती है त्वथा एंटरप्राइजेस के नाम से। तो वहां से जो भी अर्निंग होती है, तो सब खर्चे निकालने के बाद में जो मेरा हिस्सा बचता है वो मैं विड्रॉ करके वो सारे एनिमल्स पर इन्हीं पर ही खर्च करती हूँ। और आप मान के चलिए मेरा हॉस्पिटल का बिल, फीडिंग, जो हम लोग हॉस्पिटल लोकेशन से हॉस्पिटल लेके जाते हैं, कन्वीनियंस चार्जेस जो पेट्रोल के लगते हैं या ऑटो के लगते हैं, वो कंपाउंडर के बिल, ये सब मिला करके 1 से 1.5 लाख का महीने का हमारा खर्चा आता है। तो और इसमें 10 से 15 हजार हमें, ये जैसा मैंने बताया कि इंडिविजुअल चैरिटी जो करते हैं इससे मैनेज होता है। और तो हम लोग डिवाइड करके रेशो देखें तो 20% लोगों की चैरिटी से, 80% मेरी कंपनी की अर्निंग से, इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं। नहीं, नहीं, बहुत क्या अभी आपके पास वो एटीजी वगैरह कुछ सब कुछ कंप्लीट है क्या? किस तरह से है? हाँ जी, हमारा सबसे पहले तो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन है जिसको 2 साल हो गए हैं। और एटीजी रजिस्ट्रेशन है हमारा जो अभी हमें रिसेंटली मिला है, उसको लगभग 4 महीने ही हुए हैं। और 12A रजिस्ट्रेशन हम लोग को मिल गया है, उसको भी लगभग 4 महीने हुए हैं। तो हम लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी 2 साल ही हुए, वर्किंग हमारी 3 साल हुई। नहीं, नहीं। जी, बहुत खूब। और आप कुछ मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं हमारे दर्शक मित्रों के साथ, ऑल ओवर सोसाइटी के लिए, तो आप मैसेज पास ऑन कर सकते हैं अभी। बिल्कुल देखिए जो एक मैसेज जो मैं हमेशा सबको समझाती हूँ, हम लोग ह्यूमंस ना थोड़े से सेल्फिश हो गए। हम लोग को लगता है कि सड़कों पे जानवर दिखना ही नहीं चाहिए, है ना। कोई भी हमारे घर के बाहर आता है ना, चाहे वो गौ माता आती हो, कहने के लिए भारत में गायों को पूजा जाता है, हमें यहाँ पे उन्हें गौ माता कहते हैं, हम लोग उसकी पूजा करते हैं। फिर भी अगर हम देखेंगे ना आजकल जो इंसान होते हैं घर के बाहर, अगर गौ माता आके खड़ी हो जाए ना, तो उसको पानी डाल के डंडे मार के भगा देती है कि वो गोबर कर जाएगी घर के सामने, सफाई कौन करेगा, है ना। या कोई भी जानवर पट्टी पे बाहर भी आकर के बैठ जाता है तो उसको भगा देते हैं। तो मेरा मैसेज यही रहता है कि हम लोगों को एक को एग्जिस्टेंस की वैल्यू समझनी पड़ेगी। अगर वो ऊपर वाले ने हमें इंसानों को पैदा किया है, तो उसी तरीके से इन जानवरों को भी पैदा किया है, पशु पक्षियों को भी पैदा किया है। तो जितना जीने का अधिकार हमें है, इतना ही उन्हें भी है। तो हम दोनों को एक दूसरे, चाहे वो इंसान और जानवर, दोनों को एक दूसरे की एग्जिस्टेंस की वैल्यू समझनी पड़ेगी कि एक दूसरे को बिना चोट पहुंचाए हम लोग साथ में कैसे सरवाइव कर सकते हैं, वो समझना पड़ेगा हमें भी और जानवरों को भी। तो एक वो इंसानों के लिए तो यही मैसेज है कि आप थोड़ा सा समझिए, जो ये होता है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे कि एनिमल फ्री सिटी, वो पॉसिबल नहीं है। आपको एग्जिस्टेंस की वैल्यू तो समझनी पड़ेगी। जी, बहुत ही बढ़िया बात की। दर्शक मित्रों से खास रिक्वेस्ट है कि सोनल जी की जो ये शुरुआत है अभी, ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत छोटी टीम के साथ बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और अपनी कंपनी में से खुद प्रॉफिट इस एनिमल लवर्स, एनिमल को ही दे देना, ये बहुत ही बड़े जिगर वाली बात है। तो इस मैसेज को हर एक लोगों तक पहुंचाए, इस वीडियो को लाइक, शेयर और फॉरवर्ड कीजिए। और ऐसे कोई भी सेवा कार्य कर रहे हो तो हमें बताइए, हम इसको प्लेटफॉर्म देंगे ताकि एक सेतु का कार्य कर सके। जैसे मैंने बताया कि जो लोग कार्य कर रहे हैं उसकी बात समाज तक पहुंचा सके, क्योंकि समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जिसको कुछ ना कुछ करना होता है, मगर उसको ऐसा तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो उनको इनमें से थोड़ी मार्गदर्शन मिल जाएगा।
हमारे करुणा टॉक्स करुणा स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।